नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 28 दिसंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इस लेक्चर को हम आरंभ करें उससे पहले हर लेक्चर की तरह एक बार हम स्लाइड्स को देख लेते हैं कि आज हम किन खबरों को किस प्रकार से शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, हर बार की तरह आज हम 3 खबरों को शामिल करेंगे और पहली खबर हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले उसको पाठ्यक्रम से जोड़ेंगे। पाठ्यक्रम से जोड़ने के बाद हम विगत वर्षों के प्रश्न देखेंगे कि विगत वर्षों में प्रश्न उससे प्रीलिम्स में भी आए हैं और मुख्य परीक्षा में भी आए हैं, तो हम देखेंगे। उसके बाद उसको विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे कि यूपीएससी के दृष्टिकोण को पूरा कवर करते हुए अगर कभी ऐसा कुछ प्रश्न इससे बनता है तो आपको एक समझ विकसित हो जाए इस मुद्दे पर। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो खबर है उस पर। और जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित खबर है उसका आपको पता है कि हम संदर्भ देखते हैं कि न्यूज में क्यों आया है। उसके बाद हम उससे संबंधित पहले अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो उसको देखते हैं। उसके बाद उस खबर को यूपीएससी के दृष्टिकोण के अनुसार पढ़ते हैं और उसके बाद इस पर अभ्यास प्रश्न देते हैं। मैप की जरूरत पड़ती है तो अब मैप भी लगाया जाता है। ऐसे ही जो दूसरा प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न रहेगा वो अमोनिया गैस के लीक से संबंधित है और उसका भी प्रारूप पढ़ने का यही रहेगा, विगत वर्ष के प्रश्न। उसके बाद जो हमारे लिए महत्वपूर्ण उस खबर में से हो सकता है रिसर्च लेवल पर, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न देंगे। तो इस तरीके से आज हम इन 3 खबरों को कवर करने का प्रयास करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको जितनी भी बातें पढ़ाई जा रही हैं वो एकदम क्लियर कट समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी मैं कुछ एड ऑन करूंगा इस पर, उसके साथ भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाया करूंगा। लेक्चर की रूपरेखा, क्लास को अगर हम ऑफिशियल अब शुरू करें, आपने स्लाइड्स देख लिया तो लेक्चर की रूपरेखा एक खबर प्रारंभिक परीक्षा के लिए है सतलुज यमुना नहर लिंक परियोजना से। काफी पुराना मुद्दा है, लगातार आप देखेंगे तो हमेशा हर वर्ष कहीं ना कहीं न्यूज में ये बना रहता है, वर्ष में कई बार ये न्यूज में बना रहता है। तो अभी क्यों न्यूज में है, संदर्भ देखेंगे और फिर इसको हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे आज। उसके बाद अमोनिया रसायन या अमोनिया गैस बोल सकते हैं आप, अमोनिया गैस के बारे में पढ़ेंगे संदर्भ के साथ कि क्या हुआ है, और अमोनिया गैस के बारे में हम पढ़ लेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न भी कभी पूछा जा सकता है। और मुख्य परीक्षा के लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय वस्तु पढ़ेंगे और आपको पता है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं और मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछा गया है। और इससे प्रश्न डायरेक्ट नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से भी बनता ही रहता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भी मान लीजिए कहीं अगर आपको सब्सिडी का मुद्दा आ गया, डब्ल्यूटीओ का जो विवाद वाला मुद्दा आ जाता है, तो वहां पर भी इसका जिक्र हमें करना ही पड़ता है। और हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन भी है, स्पष्ट रूप से लिखा भी है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो हमारे लेक्चर की रूपरेखा ये है। अब हम आज की पहली खबर देखते हैं और आज की जो हमारी पहली खबर है वो मुख्य परीक्षा से संबंधित खबर ही है। प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित खबर को हम इसके बाद लेंगे। देखिए संदर्भ क्या है, तो संदर्भ यह है कि सूखे नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 से 300 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाया गया है। खबर आई कहां है, तो जनसत्ता के पेज नंबर 16 पर आया है और ये हिंदी माध्यम का अखबार है और अंग्रेजी माध्यम के अखबार द हिंदू के पेज नंबर 14 पर यह खबर प्रकाशित की गई है आज। तो खोपरा, आपको पता है कि सूखे नारियल को हम खोपरा बोलते हैं। और थोड़ा सा आप और इस बात को समझ लें कि जो ये सूखे नारियल को तो हम क्या बोलते हैं, सूखे
नारियल को नाम दिया जाता है खोपरा। अक्सर आप देखेंगे खोपरा लिखा रहता है हिंदी में। और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या, मिलिंग खोपरा। ये बेसिक चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मिलिंग खोपरा, इसको हम मिलिंग खोपरा, और इससे क्या, तेल निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। तेल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि मिलिंग खोपरा का सबसे ज्यादा उत्पादन दो राज्य हमारे करते हैं। एक तो केरल है और दूसरा राज्य क्या है, तमिलनाडु। और ये द हिंदू वाले न्यूज़पेपर में मेंशन भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज भी आपको समझ में आ जाए क्या था। दूसरा क्या है, दूसरे को बोलते हैं बाल खोपरा। दूसरे का नाम होता है बाल खोपरा। और बाल खोपरा जो होता है ये मावा निकालने के लिए। आपको पता है कि जो नारियल के अंदर खाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं लोग, उसको मावा बोलेंगे। तो ये मावा के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। तो ये बातें द हिंदू वाले में भी कही गई हैं। दूसरी चीज क्या है कि 2024 के लिए इनके एमएसपी में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या किया गया है, बढ़ाया गया है भारत सरकार के द्वारा। अभी हम देखेंगे कि कौन इसको जारी करता है, कौन इस पे निर्णय लेता है। अभी तो हम संदर्भ देख रहे हैं। तो ये हमारा संदर्भ था। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, दिमाग में रखिएगा इस बात को। यही संदर्भ में बताया गया है कि प्रति कुंटल 250 से 300 बढ़ाया गया है। और यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने ये बोला है कि वैश्विक रूप से तो नारियल की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार किसानों को सुरक्षा देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। 2014-15 से तुलना करके अभी क्या बता रहे हैं। तो हमें इतने आंकड़े की जरूरत स्पेसिफिक एक केवल मद के लिए जरूरी नहीं है कि सूखे नारियल के लिए इतने आंकड़े हम याद करें। तो ये तो हो गया संदर्भ। अब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को इसके सहारे पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है हमारे सामान्य अध्ययन 3 का। ध्यान रखिएगा, पेपर 3 नहीं बल्कि पेपर 4 होगा ये। और पाठ्यक्रम में पेपर 4 में आता है ये, और सामान्य अध्ययन 3 में आता है। सामान्य अध्ययन 3 के विषय कौन सा रहता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत ये शामिल होता है। और टॉपिक कौन सा है, तो देखिए टॉपिक में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, सब्सिडीज का मुद्दा। ये कभी अन्य दिन अगर आया टॉपिक में तो देखेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, तो स्पष्टता मेंशन है क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी बोलते हैं। तो हमारे सिलेबस में स्पष्टता मेंशन है, आपने देख लिया, इस टॉपिक से जुड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे तो इससे विगत वर्ष में प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है। 2020 में देखिए इससे प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो 2020 में एक और प्रश्न इससे पूछा गया है। उसी साल 2 प्रश्न इससे पूछे गए। 2023 का अभी जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें आप देखेंगे तो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तिल के बारे में, काले तिल के बारे में, जिसको नाइजर बोलते हैं। तो इसके बारे में पूछा गया था। और आप देखेंगे तो 2017 में मुख्य परीक्षा में कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। सहायकियां मतलब होता है सब्सिडीज, शस्य प्रतिरूप मतलब क्रॉपिंग पैटर्न, और शस्य डाइवर्सिटी मतलब क्रॉपिंग डाइवर्सिटी विविधता कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है। लघु और सीमांत कृषकों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है। तो कुल मिला के यूपीएससी कभी भी केवल एक टॉपिक को आधार बना के प्रश्न नहीं पूछती है, वो होलिस्टिक प्रश्न पूछती है। और इसमें आप देख रहे हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र यहां भी है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रत्यक्ष रूप से अगर सीधे इस पे प्रश्न नहीं आता है तो इनडायरेक्ट रूप से इसका जरूरत पड़ ही जाता है। इस बार भी जो मेंस का प्रश्न आया था, आप देखेंगे WTO वाला जो प्रश्न आया था, उस WTO में आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट रूप से हमारा एमएसपी का जिक्र करना पड़ेगा हमको। और भी एक आया था कि बदलते उपभोक्ता पैटर्न के कारण किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न बदला है। तो वहां भी आप देखेंगे तो एमएसपी का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार एमएसपी के माध्यम से भी क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो जाता है, बदल जाता है, शस्य प्रतिरूप बदल जाता है। अब देखेंगे कि
धान की खेती हरियाणा और पंजाब में भी होने लगी है और ज़्यादा मात्रा में होने लगी है। कहीं ना कहीं ये क्या है, एमएसपी की देन है। तो ये इनडायरेक्ट रूप से भी हमेशा कहीं ना कहीं प्रश्न में यूपीएससी में जुड़ता रहता है, पेपर 3 में। तो ये तो हो गया कि विगत वर्षों में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में। अब हम बात करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। पूरा इसका डिटेलिंग हम एक एक बात करेंगे, जिससे कि आपको बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में बात आती है कि ये क्या है, परिभाषा इसका क्या है। तो देखिए, परिभाषा इसका क्या हो जाएगा कि ये भारत सरकार के द्वारा सभी फसलों पर नहीं, कुछ फसलों पर इसलिए दिया जाता है किसानों को गारंटी के रूप में कि अगर बाजार में उनकी कीमतें कम हो जाएं, अगर मान लीजिए कि उनके कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण अगर उनकी कीमतें गिर जाती हैं एक लिमिट से नीचे, तो सरकार क्या करेगी, उनको खुद खरीद लेगी। तो सरकार एक तरीके से पहले ही गारंटी दे देती है, बुआई से पूर्व ही ये घोषित हो जाता है। बुआई से सीजन से पूर्व ही इसको घोषित कर दिया जाता है, चाहे वो रबी हो या खरीफ, जिससे कि किसान फुल कॉन्फिडेंस में रहे कि कम से कम हमको इतनी कीमत तो हमारे उत्पाद का मिल ही जाएगा। तो क्या है ये, देखिए, यह भारत सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट फसलों हेतु, और कौन से विशिष्ट फसलों हेतु, ये आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना के दे दिया हूं। देखिए, एमएसपी के तहत शामिल फसलें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। तो पहले किस विशिष्ट फसलों की मैं बात किया, तो कौन सी विशिष्ट फसलें वो देख लीजिए। 7 अनाज हैं, धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। 5 दालें हैं, चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर। तुअर को ही अरहर भी बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 8 तिलहन हैं तेल वाले, तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम बीज और नाइजर बीज। नाइजर पर ही प्रश्न पूछा गया था, अब देखेंगे तो। अब इसके बाद आ जाता है कपास का। तो कपास के लिए ध्यान रखिएगा, आप खरीद का मैं बताऊंगा सिस्टम की कौन खरीदता है, अभी बस समझ लीजिए कौन कौन शामिल हुआ है, फिर इस पर एक बार हम फिर आएंगे। जूट है और तंबाकू है, और ये खोपरा नारियल है। अभी आपने देख लिया मिलिंग खोपरा, और दूसरा क्या है, बाल खोपरा, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और गन्ना जो है, आप ध्यान रखिएगा, गन्ने पर भी एमएसपी जारी किया जाता है, लेकिन उसका नाम एमएसपी नहीं होता है, उसका नाम क्या होता है, एफआरपी होता है, उचित एवं लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो एफआरपी जारी किया जाता है गन्ने के लिए, तो उसको एमएसपी नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको भी आप देखेंगे तो जारीकर्ता जो निकाय है वो सेम है, दोनों के लिए एक ही है। तो ये फसलें हैं कौन कौन सी, वो आप एक बार देख लीजिए। और कई बार आप देखेंगे तो कई जगहों पर ये 24 लिखा है, कई जगहों पर 22 भी लिखा हुआ है। इवन इकोनॉमिक सर्वे पर भी जाकर देखेंगे और कृषि मंत्रालय की साइट पर भी देखेंगे, लेकिन चीजें सारी उसमें कवर होती हैं। अब बात आती है इसके परिभाषा को, अब ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप कि यह भारत सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट फसलें, कौन सी विशिष्ट फसलें बता दिया, हेतु पूर्व निर्धारित मूल्य है। पूर्व निर्धारित मूल्य मतलब क्या, कि फसल की बुआई से पहले ही पता चल जाता है या सरकार द्वारा इसको घोषित कर दिया जाता है, जो किसानों को यह गारंटी प्रदान करती है कि संबंधित फसलों की कीमत इससे कम नहीं हो सकती। अगर उससे कम होती है तो गवर्नमेंट उसको खरीदेगी, उतना है और उससे ज्यादा है मार्केट में बेच ले रहे हैं किसान, तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज सरकार उसको प्रोक्योर करती है, खरीदती है। लेकिन दिक्कत आगे हम देखेंगे कि सरकार गेहूं और चावल को ही ज्यादा प्रोक्योर करती है, बाकी फसलों को प्रोक्योर नहीं करती है। तो आगे हम चुनौतियों में उसको देखेंगे, अभी परिभाषा पे चलते हैं। अब आगे क्या है, इससे भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ दोनों प्रकार की फसलों के लिए जारी किया जाता है। रबी की फसल आपको पता है कि अभी चल रही है, और खरीफ की फसल जो मानसून के सीजन में आता है। तो ये आपको अच्छे से पता है कि रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है, ये भी आपको फैक्ट के तौर पर याद करके रखना चाहिए। कभी प्रश्न पूछ सकती है यूपीएससी की ये कौन कौन सी फसलें रबी की हैं, कौन कौन सी फसलें खरीफ की हैं। आगे वर्तमान में 22 मैं बता रहा हूं, कई जगहों पे 22, अदरवाइज आप देखेंगे 24 कृषि मंत्रालय की साइट पर, तो 24 फसलों पर एमएसपी जारी किया जाता है। गन्ने को अभी मैं यहां छोड़ रहा हूं, ध्यान रखिएगा, गन्ने पर एफआरपी जारी किया जाता है।
इसके अलावा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, जिसको एफआरपी बोलते हैं, एफआरपी घोषित किया जाता है। तो ये परिचय हो गया न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है और न्यूनतम समर्थन मूल्य किन फसलों पर घोषित किया जाता है। उन फसलों का लिस्ट भी मैंने आपको दिखा दिया। रबी और खरीफ दोनों के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि बागवानी फसलें इसमें शामिल नहीं हैं, उनके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म हम चलाते हैं, लेकिन अभी इसमें बागवानी फसलें आप देखेंगे तो शामिल नहीं है। अब बात आती है कि कौन जारी करता है इसको। तो ध्यान रखिएगा कि इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर, यह संस्था केवल सिफारिश करती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए आगे। देखिए 1965 में कृषि मूल्य आयोग नाम से इस निकाय की स्थापना हुई, जिसका कार्य क्या था कि MSP है, इसकी लागत को MSP को निर्धारित करना, MSP को विभिन्न किसानों का जो लागत लग रहा है उसके अनुसार क्या करना, लागत को पूरा MSP के मूल्य को निर्धारित करके सरकार को सिफारिश करना कि इस फसल के लिए इतनी क्या करनी चाहिए, MSP जारी करनी चाहिए। तो कृषि मूल्य आयोग, इसको 1985 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, आज का नाम कर दिया गया CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये निकाय किसमें, तो कृषि एवं वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आती है, मंत्रालय के तहत ये संस्थान आती है। तो ये क्या करती है, तो MSP की सिफारिश करती है कि किसी फसल के लिए X रुपए जारी करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ सिफारिश करती है। सिफारिश के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट समिति होती है CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अभी आगे उस पर हम देख भी लेंगे। एक कैबिनेट कमेटी, देखिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा क्या किया जाता है, इसको जारी किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप कि इसमें क्या करना है कि घोषित, मतलब सिफारिश तो कौन करता है, CACP, लेकिन इसको घोषित कौन करेगा, इसकी सिफारिशों को सरकार माने ना माने ये आवश्यक नहीं है। सरकार इसकी सिफारिशों को देखती है और उसके बाद जारी करती है, और अभी इन्हीं के द्वारा जारी किया गया है। जो खोपरे का जारी किया गया है, न्यूज पढ़ेंगे आप तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो CCEA द्वारा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा क्या किया गया है, खोपरे के MSP को जारी किया गया है या घोषित किया गया है। तो ये क्या करेगा, सिफारिश करेगा, ये घोषित करेगा। अब बात आता है कि कब प्रारंभ हुई, थोड़ी सी अगर हम बात हिस्ट्री की तरफ जाएं तो ध्यान रखिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की धारणा का प्रतिपादन का श्रेय अगर वैश्विक रूप से देखा जाए तो एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर फ्रैंक व पार्कर। ये दो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर फ्रैंक और डॉक्टर पार्कर, इनके संकल्पना है। लेकिन हम भारत की बात करें, और यहां पे मैं जो अभी पीछे आपको बताया, एक मिनट, जो पीछे मैंने आपको बताया कि ये जो कृषि मूल्य एवं लागत आयोग है, लेकिन शुरू में कृषि मूल्य आयोग जो बना था 1965 में, ये LK झा समिति के सिफारिश पर बना था। LK झा समिति के सिफारिश पर बना था। तो आप देखेंगे कि अभी पीछे आके अगर इसी बात को हम देखेंगे तो क्या है कि भारत में LK झा समिति की अध्यक्षता में अगस्त 1964 में एक समिति गठित की गई थी, जिसका नाम क्या था, द फूड ग्रेन्स प्राइसेस कमिटी। द फूड ग्रेन्स प्राइसेस कमिटी की संस्तुति पर MSP को शुरू किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि 1965 में ही इसको दे दिया गया था। ये पहली बार भारत में आप देखेंगे तो गेहूं के लिए 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए
घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट दिमाग में रखिएगा कि पहली बार जब घोषित किया गया था गेहूं के लिए 1966-67 के वित्तीय वर्ष में। तो ये थोड़ी सी बात आप दिमाग में रखिएगा। एल.के. झा समिति के सिफारिश पर ही आप देखेंगे तो ये CACP का गठन हुआ था। अब बात करते हैं हम कि निर्धारित कैसे किया जाता है। तो अभी तो आपको पता चल गया है कि निर्धारित करने का काम CACP का है, ये निर्धारित करके इनको सिफारिश करती है। तो निर्धारित कैसे किया जाता है, सबसे पहले देखिए कि CACP किसानों के कृषि लागतों के आधार पर MSP को निर्धारित करता है और इसके लिए कई फैक्टर दिमाग में रखे जाते हैं कि उत्पादन की कीमत कितनी लग रही है, उत्पादन की लागत कितनी लग रही है। फिर देखा जाता है कि मांग और आपूर्ति का क्या सिनेरियो है। फिर देखा जाता है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के रुझान क्या हैं उस फसल के प्रति। फिर सामान्य मूल्य स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखा जाता है। तो इस तरीके से कई चीज़ों को कंसीडर करते हुए इस चीज़ को वो देखती है और इसके लिए 3 अवधारणाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। अदरवाइज एक अवधारणा और है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। 3 अवधारणाएं मुख्य रूप से क्या है कि A2 अवधारणा सुने होंगे आप। A2 अवधारणा क्या है, तो इस A2 अवधारणा में इसमें सभी नगद तथा वस्तु के रूप में व्यय शामिल होता है। किसान के द्वारा जितना वो नकद रूप में और वस्तु के रूप में जो कुछ भी व्यय करता है किसी फसल को उपजाने के लिए, उनकी कीमतों को शामिल किया जाता है। जैसे क्या क्या, तो इसके तहत किसानों द्वारा बीज खरीदने में किसानों का जो खर्च हो रहा है, उर्वरक, रसायन, श्रम, मजदूरी जो करा रहे हैं, अपनी मजदूरी नहीं, आगे देखेंगे दूसरे से जो मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं उसकी, श्रम, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए नगद और अन्य व्यय को शामिल किया जाता है। किसमें, A2 में। लेकिन A2 को सही नहीं माना जाता है क्योंकि A2 के हिसाब से MSP जारी किया जाए तो किसानों को नुकसान होता है। इसलिए अगली अवधारणा आई A2 प्लस FL। तो A2 प्लस FL क्या है, इसके अंतर्गत वास्तविक लागत, जो यहाँ लागत हो रही है वो तो लेना ही है, उसके अलावा अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक निर्धारित मूल्य भी शामिल किया जाता है। क्योंकि किसान खुद भी तो काम कर रहा है, किसान का परिवार भी तो काम कर रहा है। तो किसान खुद कार्य कर रहा है, किसान के परिवार कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ वेतन होगा। अगर दिन भर जाके कहीं वो काम करते तो उनको कुछ पैसा मिलता, तो उस पैसे को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं A2 प्लस FL। इसमें क्या कर दिया जाएगा, जो किसान हैं और किसान के घर के लोग हैं उनके अवैतनिक जो पारिश्रमिक कर रहे हैं उसके एक निर्धारित वेतन को भी जोड़ते हैं, तो A2 प्लस FL बन जाता है। अगला है C2 जो और भी व्यापक है, ज्यादा बेहतर है। इसमें क्या होता है कि किसान अगर जमीन लिया है, देखिए A2 प्लस FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए किसान की भूमि है तो उस भूमि का भी तो कुछ किराया होगा, कुछ लगान होगा। उस भूमि के जो स्वामित्व वाली भूमि है उसके भी पैसे को एक निर्धारित मूल्य उसको भी गिना जाएगा कि हाँ इतना इसका पैसा होगा। उसके अलावा क्या होगा, तो जो भी उसकी संपत्ति है, मान लीजिए ट्रैक्टर वो उसमें यूज कर रहा है और भी कुछ ऐसे पूंजीगत सामान का, अचल संपत्ति का उसके लिए प्रयोग कर रहा है, तो उस पर कितना ब्याज मिलना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, इन सब पर सबको मिलाकर क्या होना चाहिए, उस पर किराया और उस पर ब्याज को मिलाकर अगर हम A2 प्लस FL में ये जोड़ें तब जाके क्या बन जाता है, ये C2 बन जाता है जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव होता है। एक बात मैं आपको और यहाँ बता दूं पहले कि इसके अलावा एक और अवधारणा है C3 जिसको हनुमंत या हनुमंतैया समिति द्वारा दिया गया था, सॉरी हनुमंत राय समिति द्वारा दिया गया था। हनुमंत राव समिति के द्वारा इस कंसेप्ट को दिया गया था। और C3 में क्या है, ध्यान रखिए कि C2 में क्या करो, C2 का 10% जोड़ दो। C2 में C2 का 10% लगा के और जोड़ दो। और कोई पूछे कि ये 10% क्यों, तो ये 10% ये है किसान की प्रबंधकीय, किसान प्रबंधन भी तो कर रहा है, मैनेजमेंट भी तो कर रहा है, तो किसान की प्रबंधकीय पारिश्रमिक के तौर पर ये जोड़ना है। खैर ये तो लागू नहीं है। अब बात आती है कि वर्तमान में MSP जारी करते समय क्या किया जा रहा है, तो समझिए एक आप देखेंगे स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन जी हैं, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनी थी
और जिस समिति का नाम आप देखेंगे तो क्या है, राष्ट्रीय किसान आयोग। तो राष्ट्रीय किसान आयोग जो बना था, राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में, राष्ट्रीय किसान आयोग राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में एम एस स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में था। तो इन्होंने ये बताया था कि आप C2 के 50% जोड़कर MSP जारी करिए। अंततः सरकार 2018 में आप देखेंगे तो इस बात को मान गई और उसने उस समय खरीफ फसलों के लिए बोला कि हम क्या करेंगे, C2 प्लस 50% के फॉर्मूले पर MSP को जारी करेंगे। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि वास्तविकता में पता ये चला कि वास्तविकता ये है कि C2 पूर्ण रूप से नहीं यूज किया जा रहा है, बल्कि A2 प्लस FL, जो अभी मैंने आपको बता दिया पीछे, A2 प्लस FL और C2 के बीच का चीजें ली जा रही हैं और उस पर MSP जारी किया जा रहा है। तो MSP कैसे जारी किया जा रहा है मैंने आपको समझा दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले का आप स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं और ये भी आपको समझ में आ गया है। इससे पहले थोड़ा समझ लीजिए खरीद का मुद्दा क्या है। ज्यादा तो हम क्या करते हैं, धान और गेहूं को ही खरीदते हैं। तो इसको खरीदने के लिए आपको पता है FCI खरीदती है, FCI इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन कपास के लिए कपास खरीद निगम और नाफेड जिम्मेदार है। जूट के लिए भारतीय जूट निगम जिम्मेदार है। और बाकी बहुत कुछ चीजें तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं पाती है, ये आपको पता है। तो ये आप ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कि MSP का महत्व क्या है। MSP का क्या महत्व है या MSP की आवश्यकता क्या है, ये भी बोल सकते हैं आप। अब बहुत से पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स को यहां देखते हैं। देखिए, पहला तो यह है कि इससे किसानों को आवश्यक सहयोग मिलता है ताकि वे अपनी फसलों को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर न हो। अगर गवर्नमेंट पहले से गारंटी दे रखी है कि हम आपके फसल को इतना कीमत देंगे और मार्केट में अगर उसकी कीमत उसी फसल की अगर नीचे जा रही है, तो किसानों को पहले से कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारे इस फसल का कम से कम इतना कीमत तो मिल ही जाएगा। तो इससे किसानों को एक सहयोग मिलता है, कॉन्फिडेंस रहता है। दूसरी चीज क्या है कि इससे कृषि मदों में अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जिन फसलों के लिए MSP जारी की जाएगी उन फसलों के लिए निवेश भी मिलेगा और उसके उत्पादन को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इतना ही नहीं, क्रॉपिंग पैटर्न जो सस्यन प्रतिरूप है वो भी बदल जाएगा। आप देखेंगे सस्यन प्रतिरूप बदल जाएगा। सरकार MSP जारी करके चाहे तो किसी फसल का उत्पादन ज्यादा करा सकती है और किसी फसल के उत्पादन को हतोत्साहित भी कर सकती है, कम कर सकती है। तो ये भी एक है। अगला क्या है, इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपको पता है कि PDS के लिए हमको बहुत ज्यादा खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है। तो PDS के लिए जो सरकार गरीब लोगों के लिए कुछ पैसे में आपको पता है कि राशन उपलब्ध कराती है, तो उस PDS के लिए और कुछ तो निःशुल्क भी उपलब्ध करा रही है, आपको पता है, अलग अलग योजनाएं हैं। तो इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न की खरीद और खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तैयार करने जैसी गतिविधियों को संचालित करने में मदद मिलती है गवर्नमेंट को। अब देखिए, बफर स्टॉक एक अलग ही कंसेप्ट है जो इकोनॉमी में पढ़ा जाता है, सिलेबस में मेंशन भी है। और ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये भी क्या है, मेंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, लेकिन वो आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते होंगे। हम MSP की बात कर रहे हैं। अगली बात क्या है कि इसके माध्यम से सरकार द्वारा फसल प्रतिरूप को प्रभावित किया जा सकता है। अभी बताया मैं कि MSP ज्यादा करके या कम करके फसल प्रतिरूप को घटाया बढ़ाया जा सकता है। MSP का ही देन है कि उन क्षेत्रों में जहां धान की खेती नहीं होती थी, चावल की खेती नहीं होती थी, वहां खेती होने लगी है। गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि मोटे अनाजों के लिए ये चीजें शुरू करे, जिससे कि मोटे अनाजों को भी प्रोत्साहन मिले। क्योंकि ऐसे जगहों पे अभी हम देखेंगे चुनौतियों में
कि पंजाब में, हरियाणा में ऐसे जगहों पर जब धान की खेती हो रही है तो वहाँ जो हमारा भू जल स्तर है उसमें काफ़ी कमी, गिरावट आ रही है, और उसके अलावा मिट्टी की उर्वरता भी काफ़ी बिगड़ रही है, मिट्टी की उर्वरता भी काफ़ी गिर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं अभी। तो इससे कुछ फसलों जैसे गेहूं, धान के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। यह भारत में मुख्य खाद्यान्नों की सतत उपलब्धता को बनाए रखने में मदद करता है। जब हम हरित क्रांति लेकर आए तो उस समय आपको पता है कि हम खाद्यान्न रूप से पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं थे। तो उस समय ज़्यादा हरित क्रांति में आपको पता है कि कुछ क्षेत्र ही शामिल हुए थे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जिला है, और पश्चिमी यूपी ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में रहा। और इन क्षेत्रों में रहा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है कि ज़्यादा किस फसल को ध्यान दिया गया, गेहूं और धान को। तो इसका प्रोत्साहन मिला। आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर देश हैं, निर्यात भी करते हैं, लेकिन अब चैलेंज ये है कि हमें अपने मिट्टी की उर्वरता, भूजल स्तर, पर्यावरण पारिस्थितिकी सबको देखकर चलें। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। इससे कुछ फसलों जैसे गेहूं, धान इत्यादि को प्रोत्साहन देकर खाद्यान्नों की सतत उपलब्धता को भी सुनिश्चित रखा जा सकता है, और आने वाले समय में अन्य फसलों के लिए भी ये काम किया जा सकता है। तो इस महत्व को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आता है कि एमएसपी से संबंधित चुनौतियां क्या है। देखिए चुनौती क्या है, खरीद से संबंधित चुनौती। मैं पहले ही बताया कि कुछ राज्यों में, जैसे मान लीजिए पंजाब में एपीएमसी, आपको सुने होंगे एपीएमसी। तो आप देखेंगे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी भी, पश्चिमी यूपी वाला एरिया हो गया, राजस्थान भी, इनमें तो फिर भी क्या होता है, एमएसपी के तहत किसान अपने उत्पादों को बेच पाते हैं। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर एमएसपी के तहत किसान बेच ही नहीं पाते हैं, बल्कि जो बिचौलिए हैं उनको ही बेच देते हैं कम कीमतों पर। काफ़ी समस्याएं इसमें हैं, वो एपीएमसी का भी एक पहलू है। अभी बस ये समझ लीजिए कि हर राज्य में या ये चीज़ विकसित नहीं है, प्लस हर चीज़ों की क्रय सरकार नहीं करती है। तो समय पर क्रय केंद्रों का निर्माण न होना, टाइम पर पता नहीं चल पाता कि कौन से खरीद केंद्र कहाँ हैं। गेहूं और चावल की खरीद तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई करता है, लेकिन अन्य फसलों की खरीद के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, तो प्रोक्योरमेंट उनका हो ही नहीं पाता है, उनकी खरीद हो ही नहीं पाती। और क्या है, क्रियान्वयन संबंधी चुनौती है। क्रियान्वयन संबंधी चुनौती क्या है कि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता है। कुछ राज्यों में तो हो भी जाता है, कुछ राज्यों में नहीं होता है। वही बताया जा रहा है कि शांता कुमार समिति ने वर्ष 2015 में जारी अपने रिपोर्ट में कहा कि किसानों को एमएसपी का जो भी भाग मिलना चाहिए उसका मात्र 6% हिस्सा ही प्राप्त होता है। एमएसपी में अगर 100% हिस्सा मिलना चाहिए किसानों को, तो टोटल का 6% हिस्सा ही मिलता है, वो भी कुछ राज्यों में ही केवल मिलता है। बिचौलियों से संबंधित समस्या, ये आपको पता है कि एपीएमसी में बिचौलियों की समस्या है। तो एमएसपी आधारित खरीद जो होता है, ये खरीद प्रणाली क्या है, बिचौलियों, कमीशन एजेंटों, एपीएमसी अधिकारियों का प्रभुत्व है इसमें, खरीद प्रणाली में। और इसलिए इसका ज़्यादा से वो लोग क्या करते हैं, खुद ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, और उनके लाभ कमाने के कारण क्या होता है, किसानों को उनके उत्पादन के लिए सही सही कीमत नहीं मिल पाती है, या सही पारिश्रमिक नहीं मिल पाती है। तो बिचौलियों की एक समस्या है, और ये काफ़ी बहुतायत रूप से है। अब अगली समस्या है भूमि एवं जल संबंधी, कि क्रॉपिंग पैटर्न को ये प्रभावित कर देता है। और जहाँ जैसे सुविधाएं ट्यूबवेल की ज़्यादा है, नहर की सुविधाएं ज़्यादा है, वहाँ पे लोग चावल उगाने लगे हैं। तो इससे भूजल स्तर में कमी आ गई है, और राज्यों की भूमि में जो लवणता है, एसिडिटी है, वो बढ़ रही है। कुल मिला के भूमि की उर्वरता क्या हो रही है, क्षरण हो रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा में देखेंगे तो आप ये ज़्यादा दिखाई देगा। अगली बात है राज्यों के बीच असमानता। पहले ही बताया मैं ये बात कि कुछ राज्यों में ये प्रक्रिया फिर भी ठीक चल रही है, और कुछ राज्यों में तो न के बराबर चल रही है, चल ही नहीं रही है। बिहार जैसे राज्य और राज्यों में जाकर देखिए तो वहाँ पे ये चीज़ें उतनी मतलब न के बराबर हैं। यहाँ एक आंकड़ा देखिए कि 2021 में एपीएमसी से पंजाब में 95% से अधिक धान उत्पादक किसानों को लाभ मिला, लेकिन यूपी में कितना, केवल 3.6% मिला, जबकि यूपी का पश्चिमी यूपी वाला इलाके में फिर भी ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं राज्यों के बीच असमानता है। उसके बाद कम कृषि निर्यात प्रतिस्पर्धा,
जो हमारा कृषि निर्यात है वो क्या है, उसका कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धात्मकता क्या है, कम है। कैसे? तो एमएसपी को अनिवार्य करने से भारत की कृषि निर्यात जो प्रतिस्पर्धात्मकता है वो कम हो गई है, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों कीमतों से क्या है, अधिक है। जैसे कि आज ही खोपरा वाले में बोला गया है कि वैश्विक कीमतें तो कम हैं, लेकिन फिर भी हम किसानों को समर्थन देने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए एमएसपी ज़्यादा कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो कृषि आगत हैं, जो कृषि उत्पाद हैं, वो क्या हो रहे हैं, कम प्रतिस्पर्धी रह जा रहे हैं वैश्विक रूप से। तो ये एक चुनौती है। तो इस तरीके से चुनौतियां हैं। अब दूसरी चीज, एक और चुनौती ये है कि राज्यों के बीच असमानता में दिमाग में ये भी आपको रखना है कि हर राज्य की अलग अलग जरूरतें हैं, हर राज्य में अलग अलग चीज़ों का पैदावार हो रहा है। तो हम पूरे इंडिया लेवल पर अगर हम चाहें कि एक ही चीज़ को जारी करें तो ये भी सही नहीं है, बल्कि हमको क्षेत्रीय आधार पर ज़रूरतों के अनुसार क्या करना चाहिए, एमएसपी को जारी करना चाहिए। तो ये भी एक चुनौती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आता है कि आगे का रास्ता क्या हो। अभी थोड़ा सा आपको आगे के रास्ते से पहले मैं आपको बता दूं एक बात और, कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये किसी कानून द्वारा संरक्षित नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसी कानून द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि ये सरकार के द्वारा ऐसे ही कार्यकारी रूप से जारी किया जाता है, कानून द्वारा समर्थित नहीं है। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, आपको पता है कि 3 किसान जो कानून बने थे उनको वापस लेते समय, तो किसान इस बात को लेकर भी अड़े थे कि एमएसपी को क्या कर देना चाहिए, वैधानिक कर देना चाहिए, मतलब कोई कानून पारित करके इसको वैधानिक बना देना चाहिए। बट ऐसा किया नहीं गया है अभी तक। लगातार प्रयास किसानों की तरफ से हो रहा है कि इसको वैधानिक कर दिया जाए। सरकार बोलती है कि इसको अगर हम वैधानिक कर देंगे तो हमारे साथ समस्या क्या होगी, एक तो राजकोषीय रूप से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, या राजकोषीय हमारा जो प्रबंधन है वो बिगड़ जाएगा। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, फिस्कल डेफिसिट वगैरह के बारे में मैंने पूरा पढ़ाया है आपको। तो एक तो ये समस्या हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अन्य फसलों की फिर बहुत से फसलों की मांग होने लगेगी। जब कानून बन जाएगा तो बाकी फसल के लिए भी लोग फिर बोलेंगे कि इन फसलों को भी किया जाए। और क्या समस्या होगी, तो सरकार अभी तो खरीद कर नहीं पा रही है, फिर बाकी खरीद कैसे करेगी, खरीद कर भी लेगी तो उनका भंडारण कैसे करेगी, इतना हमारे पास सुविधाएं नहीं है। अगर भंडारण कर भी ली तो बिकवाली कैसे करे। तो ये बहुत कुछ चुनौतियां हैं, इसलिए सरकार इसको वैधानिक रूप से पारित करने की बात नहीं कर रही है, जबकि किसान अपना पक्ष हमेशा रख रहे हैं कि इसको वैधानिक किया जाए। तो ये भी बात दिमाग में रखिएगा। और आवा जाते हैं आगे के रास्ते पर। आगे का रास्ता क्या हो, खरीद तंत्र में दिक्कत है तो खरीद तंत्र को विविधीकरण किया जाए, उसको सुधार किया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए उसमें, ताकि किसानों की एमएसपी तक पहुंच क्या हो जाए, आसान हो जाए, हर एक किसान आसानी से पहुंच सके। इसको खरीद सेंटर को हमें क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है, आधुनिकीकरण करना है। अगर और क्या है, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और गेहूं अथवा चावल के अलावा किसानों को अन्य फसलों के रूप में विकल्प प्रदान करने के हेतु एमएसपी का अन्य फसलों तक विस्तार करना चाहिए। एमएसपी का और खरीद का भी, एमएसपी तो दी ही जा रही है और फसलों पर, बाकी अन्य फसलों पर भी, बागवानी पर, बाकी चीज़ों पर भी एमएसपी दिया जाए, लेकिन खरीद का भी तंत्र बनाया जाए, या फिर भावांतर टाइप की कुछ योजना बना दिया जाए कि अगर बाजार में, मान लीजिए आगे वाले हिस्से पे देख लेते हैं, मान लीजिए बाजार में ये एमएसपी जारी कर दी है सरकार, और कोई फसल मान लीजिए है, ये फसल ए बोल देते हैं, बाजार में इसकी कीमत मान लीजिए क्या है, बाजार में इसकी ये मान लीजिए 20 यहाँ कर देते हैं, बाजार में कीमत इसकी 18 है। तो चाहे तो किसान क्या कर ले, उसको बाजार में बेच ले, और दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 2 रुपए, तो 2 रुपए सरकार उनको क्या कर दे, डीबीटी के माध्यम से प्रदान कर दें। तो ऐसे कुछ भावांतर टाइप की योजना भी लगाई जा सकती है, जिससे कि सरकार खरीद के अन्न को नष्ट न करे। कई बार अन्न देखेंगे आप नष्ट हो जाते हैं, आप रेलवे में जाएंगे कई बार देखेंगे मालगाड़ियों में वैसे ही बोरी में खाद्यान्न सड़ रहे हैं, क्योंकि भंडारण की सुविधाएं हमारी अच्छी नहीं है। तो ये भावांतर टाइप की योजनाएं भी हमें लागू करना चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने किया था, और भी कुछ सरकारें अपने स्तर पर कर रही हैं।
और क्या है, क्षेत्र के अनुसार योजनाओं का निर्माण। मैं भी बताया कि क्षेत्र के अनुसार एमएसपी देखना पड़ेगा, क्योंकि फसल प्रणाली को केवल अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के बजाय स्थानीय उपभोग पैटर्न के अनुरूप होना जरूरी है। तो इसलिए क्षेत्रीय अनुसार ये चीजें होनी चाहिए। और अगला, जिन कृषि मदों को एमएसपी के तहत खरीदा नहीं जाता उनके लिए आय समर्थन योजना का विस्तार किया जाए। अब मान लीजिए खरीदने के लिए तो चैलेंज हमारे पास है। क्या चैलेंज है? खरीदने का चैलेंज हमारे पास ये है कि हम भंडारण कैसे करेंगे उसका, तो इसलिए बिकवाली कैसे होगा, किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आय समर्थन कुछ हमें शुरू करना चाहिए। जैसे पीएम किसान एक आप देख रहे हैं समर्थन चल रहा है, आय समर्थन, इस टाइप का कुछ आय समर्थन जैसी योजना चलानी चाहिए। तो ये हो गया आगे का रास्ता, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए इस पर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरीके से हमने आज जो मुख्य परीक्षा के लिए हमारा खबर था उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग प्रीलिम्स के खबर पे आएंगे। और प्रीलिम्स का खबर आप देखेंगे तो पहली जो खबर है वो क्या है, इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 8 पर है। प्रारंभिक परीक्षा का पहली खबर, मुख्य परीक्षा का हमने कर लिया। ये क्या है, SYL रो यूनियन मिनिस्टर टू मीट पंजाब हरियाणा CMs टुडे। तो काफी दिनों से प्रयास चल रहा है कि इन नदियों को जोड़कर कृषि को और बेहतर किया जाए, पानी की जो कमी हो रही है उसको ठीक किया जाए। तो बहुत लंबे समय से, और ये केवल एक नदी विवाद यहाँ पे नहीं है, ऐसे केन, बेतवा और बहुत सी नदियों का आप देख रहे हैं विवाद है। उसका पूरा लिस्टिंग बल्कि पीटी के लिए आपको याद करना पड़ेगा। संदर्भ क्या है देखिए, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब राज्यों के मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में मिले। 1981 में हरियाणा और पंजाब जल के बंटवारे पर समझौते के बावजूद भी दोनों राज्यों में जल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के कारण यह परियोजना अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। तो ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार दोनों राज्य के सीएम से मिलकर इसका कुछ सलूशन निकालने का प्रयास कर रही है, और ये प्रयास लगातार ही चलता रहता है। पढ़ते हैं कि क्या है, ये तो खबर था। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किनको जोड़ने का कार्य किया गया था, ये पूछा गया है। तो कई नदियों का मैं आपको बता चुका हूं कि कई नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। अब सतलज यमुना, जो सतलुज यमुना नहर लिंक परियोजना है, इसके बारे में हमें कितना जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए। देखिए सबसे पहले उद्देश्य, मैप आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि यहाँ से हमने क्या कि इंडस रिवर लिया। इंडस का हम देखेंगे तो यहाँ पे सतलुज क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं उसकी यहाँ पे बताई गई है, मैं उधर लिखा भी हूँ। और ये देखेंगे तो सतलज यमुना लिंक कैनाल जो है, नहर 92 किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन पंजाब सरकार अपर रिपेरियन स्टेट है, तो वो बोलती है कि हमारा ही ये होगा, इसलिए विवाद बना हुआ है। ये आप एक बार मैप में जरूर देख लीजिएगा। देखिए उद्देश्य क्या है, तो हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच पानी के प्रभावी आवंटन के लिए पंजाब में सतलुज नदी को, हरियाणा में यमुना जो नदी है उसको नहर बनाकर क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ना है। इस परियोजना की लंबाई पंजाब में ज्यादा है 121 किलोमीटर, हरियाणा में 90 किलोमीटर है। इससे हरियाणा में इतना 4.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी, तो पंजाब में 1.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। ज़्यादा हरियाणा को फायदा मिलेगा, और इससे कुल 50 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, वहाँ भी काम है इसका। सतलुज यमुना नहर लिंक का मुद्दा 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के समय का ही है। जब पंजाब का पुनर्गठन करके, आपको पता है कि हरियाणा पंजाब अलग हुए थे, तब से ये मुद्दा है। लेकिन पंजाब ने रिपेरियन प्रिंसिपल, ऊपरी अपर रिपेरियन स्टेट होने के कारण, जिसको तटवर्ती सिद्धांत बोलते हैं, का हवाला देते हुए रावी और ब्यास के पानी को हरियाणा के साथ साझा करने से क्या किया, विरोध किया है। तटवर्ती सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार नदी जिस राज्य से होकर गुजरती है उसके पानी पर उसी राज्य का क्या होता है, अधिकार होता है। ऐसा आप देखेंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर भी है, कावेरी नदी के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद देखेंगे 1981 में जल के प्रभावी आवंटन के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर किया गया,
और 1982 में सतलुज यमुना नहर लिंक परियोजना के निर्माण का शुभारंभ किया गया, परंतु पंजाब के विरोध के बाद ये परियोजना अभी तक पूरा नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे पूरा आपको मैंने हिस्ट्री बता दिया। अब यमुना नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका उद्भव कहाँ से होता है? बंदरपूछ रेंज से पश्चिमी ढलान पर यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होकर बहती है। दिल्ली में बार बार इसके सफाई का मुद्दा लेकर उठता है, आपको पता है। यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है तथा यह प्रयागराज में गंगा से मिलती है। दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर और इलाहाबाद शहर इसके तट पर स्थित हैं। कई बार पूछ लेता है कि कौन सा शहर इसके तट पर स्थित है, तो ये भी आपको यहाँ मिल गया। सहायक नदियां कौन सी हैं? तो टोंस सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये सब इसकी क्या सहायक नदियां हैं। प्रीलिम्स के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं सब आपको यहाँ दे दिया गया है। सतलुज नदी के बारे में देख लीजिए। सतलुज नदी का उद्भव तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के पास राकस ताल, ध्यान रखिएगा राकस ताल बोलते हैं, कई जगहों पर उसको राक्षस ताल बोल देते हैं लोग, लेकिन है वो राकस ताल। ध्यान रखिएगा राकस ताल है, मैं यहाँ इसको कर दिया। राकस ताल से होता है, जहां इसे लैंगचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुत्रुदी भी बोलते हैं। इस नदी को, सतलुज नदी को सुत्रुदी भी कहा जाता है। यह सिपकीला दर्रे और से भारत में प्रवेश करती है। यह सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। इंडस नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। सहायक नदियां इसकी कौन सी है? तो बास्पा है, स्पीति है, ब्यास और चिनाब है। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण बात एक कि भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा नांगल बांध सुने होंगे, सतलुज नदी पर ही बना है और यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। इसके जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। जहां से ये पानी लेता है उसको गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ये आपको जरूर दिमाग में रखना है। गोविंद सागर जो डैम है या गोविंद सागर जो झील बनाई गई है, जलाशय बनाया गया है, वो भाखड़ा नांगल बांध के लिए और सतलुज नदी पर बना है। तो ये जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने यहाँ रख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले मैं बिना कुछ एड ऑन किए, बिना भी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे दिया था। ये मैप है, एक बार आसानी से आप देख लीजिएगा। सारी बातें यहाँ पे इंडस का है, वहां पे उसके बारे में दिया गया है, और यमुना का भी आप जरूर देखें। अब आगे बात आती है इससे जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न, उसको करने का प्रयास करिएगा आप। और आज के अंतिम खबर पे आते हैं हम, जो कल एक काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी, उसमें भी गैस के रिसाव के कारण ही समस्या हुई थी। खैर यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक गंभीर समस्या है कि तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक होने से हड़कंप मचा है। ऐसा लिखा गया है कहाँ? दैनिक जागरण के पेज नंबर 7 पर और द हिंदू के पेज नंबर 1 पर देख सकते हैं आप। क्या बात है? तो आप देख सकते हैं कि एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसका नाम क्या है, उर्वरक बनाती है ये, और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड इसका नाम है। इसका जो अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का जरूरत पड़ता है उर्वरक बनाने के लिए, खासकर यूरिया बनाने के लिए, तो जो सप्लाई करने वाला पाइप है उस पाइप में लीक हो गया, और उस लीक होने से आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं, और कुछ लोग इसके चपेट में आए हैं, तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। तो ये खबर है। अब हम अमोनिया रसायन या अमोनिया गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित कॉन्टेक्स्ट के तौर पर कभी अमोनिया से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये संदर्भ है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम। देखिए पहले इस पे 2019 में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, गैसों पर प्रश्न पूछता रहता है। आप देखेंगे मेथेन पर भी, मीथेन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मेथेन बोलते हैं, इस पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अमोनिया को हम समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए अमोनिया क्या है, तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। इसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है, जिसमें नाइट्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। यह सामान्यतः गैस के रूप में पाई जाती है। बाकी तो इसको हम प्रेशराइज करके लिक्विफाई भी कर सकते हैं, लिक्विड के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यह गैसियस रूप में होती है। जलीय रूप में इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो जलीय रूप में ध्यान रखिएगा, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं।
NH4OH ट्वाइस बोल देते हैं, जो हमको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत है नहीं। उपयोग क्या है इसका? उपयोग से पहले थोड़ा गुण समझ लीजिए, इसका गुण क्या है। तो यह हवा से हल्की है, हवा बोल दीजिए या फिर वायु बोल दीजिए, क्योंकि वायु में तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। आपको पता है कई गैसों का समांगी मिश्रण है वायु। तो उन वायु से ये हल्की गैस है। इसका स्वाद साबुन, अब साबुन का टेस्ट तो कोई किया नहीं, कि इसका कुल मिला के इसकी गंध काफी तीक्ष्ण होती है। इसका गंध सहना मुश्किल होता है, बहुत तीव्र और बहुत तीक्ष्ण गैस होती है इसकी। यह वायु की उपस्थिति में ज्वलनशील होती है और यह पानी में आसानी से घुल जाती है, मतलब पानी में अत्यंत घुलनशील होती है। तो इसके कुछ गुण हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। इसके साथ ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, रंगहीन है। ऐसा नहीं कि ये गैस जब आपको दिखेगी तो कोई रंग दिखेगा, बल्कि ये रंगहीन है। अब बात आता है कि उपयोग इसका क्या है। तो उपयोग मुख्य रूप से तो रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए है। कई बार वस्त्र उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे तो रेयान वगैरह के, रेयान जो फैब्रिक होता है उसके निर्माण वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग है। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, इनके निर्माण में इसका उपयोग है। नाइट्रिक एसिड के उत्पादन में भी इसका प्रयोग है। सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन में भी इसका प्रयोग है। सोडियम कार्बोनेट डेफिनेटली आप सुनते हैं। उसके बाद है द्रव अमोनिया वाष्पित होती है, जब लिक्विफाई करके छोड़ते हैं और जब ये वाष्पित होती है तो उस समय वो आसपास से बहुत सी ऊष्मा क्या कर लेती है, अवशोषित करती है, जिसको आप बोलते हैं कि ये ऊष्मा शोषी जैसा काम करती है। तो इसलिए इसका उपयोग बर्फ जमाने, शीत संग्रहालयों, कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतन जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। फर्नीचर उद्योग में फर्नीचर और कांच की सतहों की सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग शायद कभी पूछे तो आप इतनी बातें दिमाग में रखिएगा। अब आता है कि मानव स्वास्थ्य पर अमोनिया का प्रभाव क्या है। तो मानव स्वास्थ्य पर अमोनिया का प्रभाव क्या है? अपनी क्षारीय प्रकृति के कारण, तो केमिस्ट्री वगैरह हमें आना ही पड़ना, लुईस बेस है, ये क्षारीय प्रकृति है। तो क्षारीय प्रकृति के कारण अमोनिया, आंखों, यही हुआ है, लोगों को आंखों में जलन हुई है, सांस लेने में दिक्कत गई है। आप न्यूज भी पढ़ेंगे तो यही बताया गया है। तो आंखों, श्वसन तंत्र और त्वचा के लिए परेशानी पैदा करती है। ये आंखों में जलन होता है, श्वसन, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, त्वचा से दिक्कत होने लगती है। रक्त में उच्च अमोनिया स्तर अगर बढ़ जाता है, अगर श्वसन के माध्यम से रक्त में इसकी मात्रा बढ़ती है तो भ्रम पैदा होता है लोगों में, नींद अधिक आती है, हाथ कांपने लगते हैं, और इवन ज़्यादा मात्रा में अगर पीड़ित होंगे लोग तो कोमा में जा सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इसके उपयोग हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और बात है कि अमोनिया के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। ऐसे तो हमको पता है कि अमोनिया को बनाने के लिए, अगर आप 10वीं 12वीं क्लास में साइंस पढ़े होंगे तो हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं, और भी कई विधियों द्वारा अमोनिया का इंडस्ट्री में निर्माण किया जाता है औद्योगिक तौर पर। लेकिन प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो एक तो ज्वालामुखी प्रक्रिया है। आपको पता है कि ज्वालामुखी के कारण भी ये निकलता है। पौधे, जानवर और जानवरों के अपशिष्ट सहित जो अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके अपघटन से बनता है। क्योंकि जो सजीव हैं उनके शरीर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, तो उनके जब अपघटन होता है, टूटते हैं, वो सड़ते गलते हैं अपशिष्ट, तो उससे भी क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। और उसके अलावा जो जैव अपशिष्ट होते हैं उसमें भी अमोनिया होता है। मानव के भी, पौधे जानवर ही नहीं, मानव भी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, वायुमंडल के साथ गैस विनिमय। वायुमंडल के साथ गैस विनिमय के माध्यम से भी इसका निर्माण होता है, क्योंकि रिएक्शन होता है ना, गैसों के बीच में रिएक्शन होगा, उस अभिक्रियाओं के माध्यम से भी इसका निर्माण होता है कुछ मात्रा में। जंगल में जो आग लगती है इसको दावा नल कहा जाता है, हिंदी में इसका सही नाम होता है दावा नल। तो इस दावा नल के कारण भी इसका ये उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रियाएं, आपको पता है कि कई राइजोबियम कुल के पौधे जो हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम होता है, राइजोबियम कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में आप देखेंगे तो कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, और वो जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो वहां भी अमोनिया का निर्माण होता है। मृदा में जीवाणु और कुछ ऐसी अन्य क्रियाएं करते हैं, जीवाणुओं के द्वारा मृदा में क्रियाएं होती हैं, उससे भी अमोनिया बनता है। ज्वालामुखी मैंने बता दिया, इत्यादि। तो ये कुछ
प्राकृतिक स्रोत हैं जहां से अमोनिया का निर्माण होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेथेन पर प्रश्न पहले पूछा था कि मेथेन का उत्सर्जन कैसे होगा। तो धान की खेती से, जुगाली करने वाले जो जीव हैं उनसे, मवेशियों से। तो इसलिए प्राकृतिक स्रोत थोड़ा हमें दिमाग में रखना है। बाकी कृत्रिम रूप से तो इसको औद्योगिक तौर पे विभिन्न विधियों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है, इसको करने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से आज के डीएनएस के सभी विषय वस्तु, सभी बिंदुओं को हमने विस्तार से परीक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।